तू न थकेगा कभी, तू न कभी रुकेगा, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता अग्निपथ आज भारत सरकार और इंडियन आर्मी के लिए लाई गई स्कीम की कहानी बन चुकी है। हाल ही में लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम सिर्फ भारत में ही लोगों के बीच झगड़े का कारण नहीं बनी है। इस आग की चिंगारी हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी जाकर गिरी है। आखिर क्या है इस अग्निपथ स्कीम में, जिसकी वजह से हमारे नेपाल के साथ संबंध खराब हो सकते हैं? इससे हमारी सेना को क्या फायदा होगा? क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? लोग इससे नाराज क्यों हैं? आइए एक एक करके हम इन सभी कड़ियों यानी लिंक्स को जोड़ते हैं। गोरखा रेजिमेंट, जिसे आजादी के समय ब्रिटेन नेपाल ट्राइपाइट एग्रीमेंट के अंडर बनाया गया था, आज भी इंडियन आर्मी को सर्व करती है। इन रेजिमेंट्स में ज्यादातर नेपाल के गोरखा जाति के लोग हैं। भारत में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिससे मिलकर 42 बटालियन बनती हैं। उसी सैनिकों की कौम से बनी है जिसने ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर हिटलर और नाजी के रूल को हटाया था। ये वही रेजिमेंट है जिसे मौत का डर नहीं। एक खास बात यह है कि इस रेजिमेंट में जितने भी गोरखा भर्ती किए जाते हैं वो दोनों देश यानी भारत और नेपाल के होते हैं। गोरखा सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, आसाम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी पाए जाते हैं। अगर आपको ना पता हो तो भारत और गोरखा रेजिमेंट का रिश्ता 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1857 में शुरू हुए स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के दौरान ये सैनिक ब्रिटिश पक्ष से लड़े और इसके गठन पर ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इन्होंने ब्रिटिश के लिए पहली लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में इन्हें 20,000 की कैजुअल्टी भुगतनी पड़ी थी। इस लड़ाई के बाद गोरखा के यूनिट की तादाद एक अच्छे नंबर से बढ़ा दी गई और ये ब्रिटिश गौरव के अंडर आते थे। इसके बाद गोरखा ने दुनिया के हर कोने में लड़ाई लड़ी थी। इनकी खास बात ये थी कि ये सबसे पहले लड़ाई के मैदान पर पहुंचते थे और सबसे आखिर में उसको छोड़कर जाते थे। 1947 में जब ब्रिटिशर्स का भारत छोड़ने का समय आ गया, तब नेपाल और इंडिया और ब्रिटिश के बीच एक ट्रीटी साइन की गई, जिसके मुताबिक 4 रेजिमेंट्स ब्रिटिशर्स के अंडर गए और 6 रेजिमेंट इंडियन आर्मी के पास आ गए। अब ब्रिटेन इंडिया नेपाल ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हो रहा था। इस समय पाकिस्तानी गोरखा के कुछ रेजिमेंट अपने नाम करना चाहते थे और उनकी इस रिक्वेस्ट को साफ मना कर दिया गया। साल 1947-48 में हुई जम्मू कश्मीर की लड़ाई में गोरखा शामिल नहीं थे, लेकिन गोरखा जब लड़ाई करने उतरे तो उन्होंने उस कमी को महसूस नहीं होने दिया। गोरखा ने जोजिला में लड़ी गई एक लड़ाई में अहम भूमिका अदा की। अब जिस रेजिमेंट ने अपनी लड़ाइयों में जीत के लिए अपनी जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, आखिर भारत उस रेजिमेंट को जाने देगा? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस स्कीम को लाने से आखिर नेपाल को ऐसी क्या परेशानी है। भारत और नेपाल के बीच जो विवाद खड़ा हुआ है उसमें गोरखा और अग्निपथ स्कीम का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, फैक्ट की बात बताएं तो नेपाल के सैनिकों को भारत पेंशन देता है। 2017 में भारत ने नेपाल को 4 अरब 73 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर दिए थे। शायद ये बात सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि दोनों देशों के बीच विवाद की वजह क्या हो सकती है। नेपाल की सरकार भारत की इस नई अग्निपथ स्कीम से काफी ज्यादा नाखुश है। भारत में अभी 30,000 के करीब नेपाल के सैनिक भारतीय आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 1,40,000 गोरखा सिपाही पेंशन पर हैं, जो भारत की सेना में अपनी सर्विस दे चुके हैं। नेपाल की इकोनॉमी की हालत से तो हम सभी वाकिफ हैं। अब आने वाले समय में सैनिकों की भारत से पेंशन आना बंद हो जाएगी तो नेपाल की आर्थिक स्थिति और नीचे आ सकती है। इन सैनिकों की पेंशन नेपाल की इकोनॉमी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी इंसान को हवा और पानी की जरूरत है। अब यह हवा और पानी उस इंसान से छीन ली जाए तो 1 मिनट के लिए भी जीना संभव नहीं है। वैसा ही हाल नेपाल की इकोनॉमी का हो सकता है। दोस्तों, अगला सवाल यह है जिससे नेपाल की रातों की नींद उड़ी हुई है, वो है कि 4 साल बाद जितने भी अग्निवीर लौटेंगे उनका आगे जाकर भविष्य क्या होगा। नेपाल ने एक संभावना ये भी जताई है कि जितने भी अग्निवीर 4 साल बाद वापस आएंगे वो आर्म फोर्सेज यानी हथियारबंद संगठन से जुड़ सकते हैं। अब नेपाल का इस स्कीम पर नाराजगी जताना स्वाभाविक है। नेपाल ये चाहता है कि ये स्कीम नेपाल से आने वाले गोरखा सैनिकों के लिए लागू नहीं होनी चाहिए। नेपाल के द्वारा उठाया गया सवाल यह है कि इस योजना से उनके देश को कितना नुकसान होगा, ये उसको दर्शाते हैं। अभी तक भारत सरकार ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। अगर भारत नेपाल के गोरखाओं के लिए एक अलग से प्रोविजन बनाता है तो इस पर भारत के युवा शायद संतुष्ट ना हो। किसी के लिए भी अलग से प्रोविजन बनाया जाता है तो अपोजिशन में जो व्यक्ति होता है उनके लिए वो भेदभाव होगा। ये हम कोटा सिस्टम में आज तक देखते आ रहे हैं। अब भारत के युवा इस पर कैसे ये करेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हमारा देश नेपाल के सैनिकों के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं निकालता है
है तो अग्निपथ पॉलिसी से हमें ऐसा क्या फायदा हो रहा है जिसकी वजह से हम नेपाल के साथ रिश्ते खराब करने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक बार इस बात को भी जान लेते हैं कि आखिर अग्निपथ स्कीम है क्या। अग्निपथ स्कीम एक टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम है जिसमें सैनिकों को रैंक ऑफ कमीशन ऑफिसर्स के नीचे भर्ती किया जाएगा। इसमें जितने भी लोग भर्ती किए जाएंगे उन्हें इंडियन आर्मी में एक नई रैंक मिलेगी जिसका नाम है अग्निवीर। इन रिक्रूटर्स को सिर्फ 4 साल के पीरियड के लिए रखा जाएगा। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए 17.5 से 21 साल का एज ग्रुप तय किया गया है। अग्निपथ के आने से पहले हर सैनिक को 15 साल के टेन्योर के लिए रखा जाता था और इन्हें जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलती थी। अगर वो अपने टेन्योर से पहले एक जन्म में शहीद हो जाते थे तो उनके परिवार को ये पेंशन मिलती थी। ये तो बात हुई अग्निपथ स्कीम आने से पहले की। इस स्कीम के आने के बाद 17.5 से 21 साल के युवाओं को अपने देश की सेवा करने से बेहतर मौका और कहां मिलेगा। अब अगली बात पर आए तो आर्मी लाइफ को आज तक हमने सिर्फ रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन और करेज जैसे शब्दों से जोड़ा है। जितनी भी यूथ इस अग्निपथ में अप्लाई करती है उन्हें सभी क्वालिटीज अपना टेन्योर खत्म होने के बाद भी अपने साथ रखना होगा। इस स्कीम की बेस सैलरी 30,000 से 40,000 रुपए है। इस सैलरी में से अग्निवीर को सिर्फ 70% अपने अकाउंट में मिलेगा, बाकी 30% सैलरी उनका टेन्योर खत्म होने के बाद एक साथ मिलेगा। इसका टोटल कुल 10 से 12 लाख साथ मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री। इससे 4 साल बाद अगर वो अपना करियर किसी और फील्ड में बनाना चाहेंगे तो ये पैसा उनके काम आ सकेगा। आर्मी के तीनों क्षेत्रों में जितने भी सैनिकों की कमी है वो अग्निपथ पॉलिसी से और भी जल्द भरी जा सकती है। कोई भी अग्निवीर अपनी सर्विस खत्म होने के बाद खाली हाथ नहीं लौटेगा। सभी युवाओं को एक डिप्लोमा या क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। इससे जो भी आगे भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना चाहेंगे ये डिप्लोमा या क्रेडिट स्कोर उस युवक के इस काम में मदद करेगा। ये सभी युवा अपनी सर्विस खत्म करने के बाद पुलिस की नौकरी के लिए भी एलिजिबल बन सकते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट इन अग्निवीरों को नौकरी ढूंढने में भी मदद करेगी। इसी के साथ जिन युवाओं को आर्मी लाइफ कुछ समय के लिए चाहिए, वो इसे जीना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा मौका है। सेना में युवा भर्ती का होना हमारे देश की आर्म फोर्सेस को और तेज और फुर्तीला बना देगा। इसका पेंशन बजट कम होने से भारत सरकार का कैपिटल बजट भी तेजी से बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात है वो आखिर हम कैसे भूल सकते हैं, अपने देश की सेवा करना अपने देश के काम आने से बड़ी और क्या बात हो सकती है। दोस्तों, जितने भी अग्निवीर हैं उन सभी को अपनी 4 साल की सर्विस के बाद काफी फायदा होगा, पर हर डिसीजन के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अग्निपथ की पॉलिसी में भी कुछ खामियां नजर आती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले तो 25% युवा आर्मी में रिटेन किए जाएंगे और यही रिटेंशन एक अगली प्रॉब्लम को जन्म देता है। हमारे देश में सिफारिश लगाने का रुझान या ट्रेंड हर क्षेत्र में काफी ज्यादा चर्चित है। अब एक जवान के पास अगर 25% में आने के लिए सिफारिश लगवा सके तो उस व्यक्ति का क्या होगा जो उनसे ज्यादा डिजर्विंग है। ऐसी मुसीबतें ना खड़ी हों उसका भारत सरकार को पूरा ध्यान रखना होगा। अगर अंत में देखें तो भारत की सेना और सरकार को अग्निपथ पॉलिसी से काफी फायदा होगा। हाँ, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या वो फायदा इतना है कि हम नेपाल के साथ संबंध के बोए हुए बीज उखाड़ दें। आपके हिसाब से क्या अग्निपथ स्कीम भारत के लिए फायदेमंद है और क्या कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जा सकता है जिससे दोनों देश संतुष्ट हों? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने कमेंट जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।